दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ की जो स्थिति है उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। शुरू शुरू में ये कुछ एक मकानों में दरार आने की खबर थी, लेकिन अब बड़े पैमाने पर घरों, दीवार और रास्तों पर और तमाम जगहों पर दरारें आ रही हैं, मकान दरक रहे हैं और एक भयानक सा माहौल बन गया है। वहां के लोग डरे हुए हैं, उनकी संपत्ति, जान माल असबाब को खतरा हो गया है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी भी का निरीक्षण करने गए थे और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको शायद रिलोकेट किया जाएगा या कैसे स्थिति को संभाला जाएगा। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर श्रेष्ठ तायल, जो कि टेरी यूनिवर्सिटी में सीनियर इकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तायल, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार। जैसा कि आप जानती हैं कि जोशीमठ जो केदारनाथ के पास है, वहां पर जमीन दरक रही है, दरारें पड़ रही हैं और ये काफी समय से खबरें आ रही थी। पहले छोटे पैमाने पर थी, कहीं कहीं कुछ मकानों में, और अब ये बढ़कर बहुत बड़े पैमाने पर हो गई। तो आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ना तो भूकंप आया, ना कोई इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जी हाँ, तो देखिए, बिल्कुल जो हमारा अपना हिमालय पर्वत है और जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं वो बहुत ही यंग माउंटेन्स कहलाती हैं और वो उनकी जो जियोलॉजी है, जो अपने भूगर्भ, अपना जो उनका मौलिक संरचना है, उस मौलिक संरचना के आधार पर ही वो बहुत ही कमजोर पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे बने हुए हैं। ये अपने आप कुदरती तरीके से ही ये बहुत ही कमजोर पहाड़ियां हैं। इसी वजह से आप अगर देखते होंगे कि हर साल वहां पर लैंडस्लाइड्स के बहुत सारे, भूस्खलन के बहुत से वो आते हैं, खबरें आती हैं इसी वजह से। हाँ, हाँ, क्योंकि वो अपने आप ही कमजोर पहाड़ियां हैं। तो थोड़ा सा भी अगर बारिश होती है वहां पे, तो बारिश की वजह से ही, बारिश के इम्पैक्ट से ही वहां पर उसका फर्क पड़ने लगता है और वो पहाड़ियां उसकी खिसकने लगती हैं, मिट्टियां खिसकने लगती हैं। हर साल हम सुनते हैं कि बस दब गई या कभी गाड़ियां दब गई, बस गिर गई। तो वो उसके कारण यही है मेन कि वो अपने कुदरती तरीके से ही बहुत ही कमजोर पहाड़ियां हैं और थोड़ा सा भी बारिश और इसकी वजह से, और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने वहां पर पेड़ों को भी काट दिया। पेड़ों की वजह से वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी जमी रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मजबूती आती है उसमें, लेकिन पेड़ कटने की वजह से वो और कमजोर होती चली जा रही है। अब हुआ क्या, अब आप जो पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा, तो कारण वही है कि जो ऑलरेडी जो कमजोर पहाड़ियां हैं वहां पर अगर हम कुछ और इस तरीके का तोड़फोड़ करेंगे या अगर हम वहां पे कुछ और कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिससे कि अगर हम मान लीजिए कि कुछ रास्ते बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो हमने पेड़ भी काटे और उसके बाद हमने वहां पर कुछ ब्लास्टिंग वगैरह भी जो की जाती है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जो कमजोर पहाड़ियां हैं वो और कमजोर होंगी ही, वो टूटेंगी। तो कारण केवल यही है कि जो ऑलरेडी एक तो कुदरती जो उनकी कमजोरी है पहाड़ों की, उत्तराखंड के पहाड़ों की, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसके बाद अगर हम उसमें कुछ और नया काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी वहां पर और कमजोरी आ रही, जिसकी वजह से आपको दरारें और इस तरह के चीजें देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, मैं अगले सवाल पर आऊं इससे पहले एक आप ही के उसमें से जवाब में से एक सवाल पैदा हो गया और मैं उसको पूछे बिना रह नहीं पा रहा। आपने कहा कि वो कमजोर पहाड़ियां हैं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक बार बताइए, ये अगर कमजोर पहाड़ियां थी, अपेक्षाकृत आप कह रहे हैं यंग पहाड़ियां हैं, सेडिमेंट्री हैं, ये चीज जो दरारें हैं और दरकने की जो घटनाएं हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हो रही हैं, पिछले सालों में क्यों नहीं हुई? देखिए, शुरू से हो रही है वहां पर। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे मकानों में एक साथ हुआ है। सर सुनिए, ये भूस्खलन की घटनाएं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां होती रहती हैं, लेकिन मकानों में दरारें पड़ने की घटनाएं पिछले कुछ समय से ही आ रही हैं। हाँ, तो ये जो पिछले कुछ समय में अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी हमें कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ ज्यादा अगर दरारें आ रही हैं वहां के मकानों में, जमीन में, अपने आप से अगर धरती फट रही, वहां पे फट रही है, कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर हमने कुछ
एक्टिविटीज वहाँ पे बढ़ा दी हैं, कुछ क्रियाएं, कुछ अगर हमने परियोजनाएं ऐसी वहाँ पे लागू कर दी हैं जिससे कि ऑलरेडी वहाँ पर हमें कुछ तोड़ फोड़ करनी पड़ रही है, वहाँ पे हमें नए ब्लास्टिंग करनी पड़ रही है, तो इस वजह से वहाँ पर और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसलिए हमें रिसेंटली में ज्यादा सुनाई दे रहा है। आपने कहा कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ये जो आम आदमी घर बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, उनकी बात कर रहे हैं या बड़ी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं वो बढ़ गई वहाँ? देखिए, आम आदमी तो वहां पर शुरू से रह ही रहा है, उससे कहते हैं पहाड़ों में, आज से नहीं, बहुत पुराना हमारा उत्तराखंड, बहुत ही पुराना, सदियों से वहां पे लोग रह रहे हैं, वो तो घर वगैरह बनाते ही रहते हैं। लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि कुछ अगर बड़ी परियोजनाओं की वजह से नया कंस्ट्रक्शन अगर वहां पर हो रहा है तो उससे ये सब इम्पैक्ट हो रहे होंगे। यानी बड़ी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं ना मूल रूप से आप? हाँ, बेसिकली तो वही, क्योंकि देखिए जब हम छोटे घर बनाते हैं तो वहां पे हमें ब्लास्टिंग नहीं करनी पड़ती, या अगर हमें कुछ खोदना नहीं पड़ता। अगर हम मान लीजिए कोई सुरंग बना रहे हैं तो पहाड़ों के अंदर से जब हम उसमें खोदना शुरू करेंगे और तभी तो रास्ते निकलेंगे, तो वहां पर हम जाहिर सी बात है कि उस पहाड़ को हम और डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये जो आपने सुरंग की बात करी, तो ऐसा भी आरोप लग रहे हैं मीडिया के खबरों के हवाले से कि वहां कुछ सुरंग बनाई किसी कंपनी ने या किसी सरकारी उसने, उसकी वजह से शायद ऐसा हुआ। क्या ये संभव है, ऐसा हुआ है? देखिए, एग्जैक्टली क्या है ये तो अब जांच हो रही होगी या जांच होगी तब उससे पता चलेगा। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, नहीं तो जो आपने अपने आप ही जो बात बोली कि पहले दरारें नहीं थी, अब दरारें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, इस तरह की घटनाएं ज्यादा वहां पर नोटिस हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं। जबकि कोई भूकंप नहीं आया, कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि क्लाउड बस्ट हुआ हो, जैसे 6-7 साल पहले जो हुआ था, क्लाउड बस्ट हुआ तो वो जो किनारे के मकान थे वो सब ढह गए, टूट गए, वो चीजें हुई। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था इस साल। तो इस साल ऐसा क्यों आया? तो इसके पहले की जाहिर सी बात है कि पिछले 2 सालों का उस क्षेत्र का जो भी वहां पर निर्माण गतिविधियां हुई होंगी, या वहां पर जो भी गतिविधियां जिस भी तरीके की परियोजनाओं की वजह से हुई, वो उनको प्रॉपरली अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर उसका जो वास्तविक कारण होगा उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर तायल, आपने कहा कि जी, हाँ जी बताइए। आप कुछ कह रहे थे, कह लीजिए। हम ये कह रहे थे कि देखिए, ये हम ठीक है, बात सही है कि अगर आप उत्तराखंड को आप कंपेयर करें, अगर हम अपने वेस्टर्न घाट्स के साथ, हमारा जो साउथ में जो वेस्टर्न घाट है वहां पे हमने एक कोंकण रेलवे बनाई, हमारे इंजीनियर्स ने, और अभियांत्रिकी का जिसको बोलते हैं कि एक आविष्कार है कि वहां पे की पहाड़ियों में जो इतनी बारिश होती है, वहां की पहाड़ियों में भी जो भूस्खलन होता रहा है शुरू से, लेकिन वहां पर हमने एक सुरंग, कई पता नहीं कितनी 40-50 सुरंगें हैं जिसके थ्रू वो एक रेलवे लाइन बिछाई गई, और उसके बेसिस पे वहां पर वो एक कंस्ट्रक्शन हुआ। तो उसके लिए वहां पर जो इंजीनियर्स थे उन्होंने वास्तविक अध्ययन किया होगा, प्रॉपर अध्ययन करने के बाद ही वहां पर उस परियोजना का निर्माण किया गया होगा, जिसकी वजह से आज तक हमें कभी भी वहां पर कोई भी गलत खबर या खराब खबर सुनने को नहीं मिली है, दुखद खबर। यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा गतिविधि हुई है तो या तो उसमें प्रॉपरली अध्ययन नहीं किया गया पहले, और उसके बिना वास्तविक अध्ययन या बिना रियल रिसर्च के हमने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, और कुछ भी इस तरह के कारण हो सकते हैं जिस वजह से यहाँ पर ऐसी हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन हमें वेस्टर्न घाट, जो कि एक जीता जागता एग्जाम्पल है अपने पास, 10-15 साल पहले बना लिया गया था वहां पर, वो जबकि हमारे पास उस तरह की मशीनें भी नहीं हुआ करती थी। तो कुछ न कुछ तो कारण होगा जिसके बारे में जांच। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट बनाया गया था, पठार वाला एरिया, उस पर जब वो रेलवे बनाई गई, कोंकण रेलवे, तो उसकी पूरी स्टडी की गई, पूरा रिपरकशंस देखे गए, लूप होल्स देखे गए, तब पूरा अंदाज लगा के नफा नुकसान देखकर सब कुछ किया गया। और यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है उत्तराखंड में जोशीमठ के पास, तो शायद वो अध पक्की चीजें ही आगे बढ़ा दी गई, उसकी वजह से पूरा अनुमान नहीं लगा पाए, और हो सकता है ऐसा हुआ हो। हाँ, कहीं ना कहीं तो चूक हुई ही होगी, तभी ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हिमालयन पट्टी है, ये तो आगे फिर असम और लद्दाख और उधर सिक्किम तक भी जा रही है, तो वहां की पहाड़ियों का क्या हाल है? क्योंकि वहां भी बहुत कंस्ट्रक्शन होती रहती है बॉर्डर एरियाज में। हाँ,
तो देखिए इसमें क्या है कि उत्तराखंड के अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो हिमाचल में और कश्मीर में, और उत्तराखंड के आप अगर पूर्व की तरफ जाएंगे, नेपाल, सिक्किम, भूटान, तो दो अलग अलग तरीके की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। जब आप उत्तर में जाते हैं हिमाचल में, या हिमाचल के और उत्तर में कश्मीर की तरफ, तो वहां की जो पहाड़ियां हैं वो थोड़ा मजबूत हैं, है वो भी वही हिमालय के पर्वत, बट वहां पे पहाड़ियां थोड़ा सा मजबूत हैं एज कम्पेयर टू जो उत्तराखंड में है। अगर सेम देखें, लेकिन ये पहाड़ी पट्टी जाती है अरुणाचल सिक्किम की तरफ भी जा रही है, हिमालय की श्रृंखला, हाँ, तो वो पहाड़ियों में फर्क है इनमें, ये सेम ही है वो भी? वहां पर भी आपका सेम ही है, उत्तराखंड की तरह ही है। सिक्किम में अगर आप देखेंगे तो तो वहां भी आपका इस तरह दरारें पड़ने और फटने की, वहां भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं। हाँ, सिक्किम में आपके बहुत से आपके डैम्स बन रहे हैं, बहुत से वहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तीस्ता रिवर पे, और आपका अरुणाचल में भी हो रहा है सर काफी रंगीत काम। रिवर पे, अरुणाचल में भी हो रहा है काफी काम। लेकिन देखिए क्या है कि वहां पर आबादी ही बहुत कम है। सिक्किम में है या अरुणाचल है, तो वहां पर जो भी अगर इम्पैक्ट आता भी है तो वो इम्पैक्ट उतना हमारा वहां पे नोटिस नहीं हो पाता जी। और जबकि उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड में हमारी आबादी इन सारे राज्यों की अपेक्षा अधिक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा एक्टिविटीज भी हो रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर हमको ज्यादा ये खबरें सुनाई देती हैं और हम उसको नोट कर पाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इसका एक लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, हर नेता हर सरकार अपने प्रदेश के, अपने एरिया के लोगों का विकास शब्द जो एक हमको रट गया है, विकास विकास, वो कहीं विनाश को भी आमंत्रण देता नजर आता है। जितना आप विकास करेंगे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होनी ही होनी है। ये भी तो एक कारण हो सकता है ना सर? देखिए, विकास के बिना तो रह नहीं सकते। तो ठीक है, आपकी बात सही है कि विकास का शब्द एक रट गया है या जो भी चीजें हैं, लेकिन बिना विकास के आप रह नहीं सकते। आज के समय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि विकास की वजह से अगर विनाश हो रहा है तो हम सबको बोले कि आप जाके वापस जंगलों में रहिए, जैसे कि पुराने जमाने में लोग रहते थे, प्रकृति के साथ रहते थे, कोई छेड़छाड़ नहीं थी। कोंकण रेलवे वाला, तो जब हम इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना अगर विकास करते तो क्या दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो शब्द आता है वहां पर यही है कि हम प्रकृति के साथ एक बैलेंस बना के हम विकास कर रहे हैं। तो हम एक ही दिशा में अंधाधुंध नहीं भाग रहे हैं, हमें दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा कि प्रकृति को भी नुकसान ना हो बहुत ज्यादा और विकास भी हो। क्योंकि विकास होगा, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही होगा प्रकृति को, लेकिन हमें प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान ना होने पाए और विकास भी हो। तो इसी चीज को हमें बैलेंस रख के चलना पड़ेगा और वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक रियल कहलाएगा, जिसे कि हम कहेंगे कि वास्तविक विकास। विकास के साथ एक वास्तविक विकास, स्थायी विकास जिसको बोलना चाहिए, वो तभी आएगा जब सस्टेनेबल जो चलेगा वो इसी तरह से हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये विकास और नेताओं के जो अपने वोट बैंक को खुश करने की चीजें हैं वो तो सबको पता ही है, बिना योजना के भी काम बढ़ जाते आगे। लेकिन जो हम कुछ समय पहले तक हमारे कुछ जानकार बताते थे, मतलब जो पहाड़ी एरिया में गढ़वाल जोशीमठ रहते थे, वो बताते थे कि वहां पर पहले दूर दूर मकान हुआ करते थे, एक मकान यहाँ है तो एक दूसरा। अब जो घटना हुई है उससे टीवी पर जो वीडियो आ रहे हैं, फोटो आ रही है तस्वीरों में, उनको देखकर पता लगता है कि कितनी घनी बसावट वहां हो गई है, आबादी बढ़ गई है। तो उसका भी एक दबाव है कि वो जमीन पर पड़ रहा है, वहां की इकोलॉजी पर पड़ रहा है। देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग घर नया जैसे हम लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो भाई एक में चार परिवार, चार बच्चे हुए, चारों के अपने अपने अलग अलग घर हो गए। उस तरीके का तो परिवार जब बढ़ेगा तो घर परिवार बढ़ना एक अलग बात है। जैसे वहां पर केदारनाथ जी का मंदिर है, तो उसके चक्कर में टूरिज्म जो बढ़ा है, तो वहां सब लोग इकट्ठा कंसंट्रेट होने शुरू हो गए उस एरिया पे। वो भी तो एक दबाव है ना सर, घना होना और दबाव होना। फिर वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी और सड़कें बनेंगी और सारी विकास के काम, तो उसका दबाव नहीं इस चीज को बढ़ावा देता है। देखिए, हम यही कहेंगे कि वो कंस्ट्रक्शन वहां पर होना, जब वहां पर जिस तरीके की त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी के बाद वहां पर वापस कंस्ट्रक्शन करना एक आवश्यकता थी। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर हम मंदिर को ऐसे ही छोड़ देते। मैं अभी हमारी बात ये है, हमारा पॉइंट ये है नरेश जी की
मैं अभी का कंस्ट्रक्शन नहीं कह रहा हूँ, आप उसको गलत ना समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि केदारनाथ मंदिर वहां है, टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन गया है, पब्लिसिटी के जरिए भी और पहले से ही था। तो उसकी वजह से जो आसपास घनी आबादी बस रही है, न बनती जा रही है, उसका भी तो दबाव पड़ेगा ना सर जमीन पर। बिल्कुल पड़ेगा। तो उसके लिए यही है नरेश जी कि वहां पर हमें अब एक ग्रीन टूरिज्म के शब्द जो है, ग्रीन टूरिज्म को हमें वहां पर बढ़ावा देना चाहिए। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा जो अभी इस समय पर्यटन भी जो बढ़ गया है, वो भी एक कारण है जिस वजह से वहां पे बहुत सारे होटल और बहुत सारे जो पास पास के जो घर है वो हाँ, बनते चले जा रहे हैं। कुछ लेकिन हम ऐसा नहीं कर उसके सकते आसपास लोग बसेंगे, हमारी आमदनी का जरिया हो, कंसंट्रेट होंगे, तो सर वो बढ़ेगा ना सर वहां पर दबाव। हाँ, लेकिन हमें आम आदमी को रोजगार के साधन तो देने ही पड़ेंगे ना। हमें आम आदमी को उसके विकास, उसके अपने सस्टेनेंस के लिए हमें उसे रोजी रोटी तो देनी ही पड़ेगी। पर मैं तो अगर की वजह से भी तो दबाव बढ़ता है ना ऐसे एरियाज पे, जो पहले से ही सेडिमेंटल आपने कहा, और कच्ची पहाड़ियां हैं और ये सब। हाँ, तो देखिए वही हम कह रहे हैं कि दबाव तो पड़ना ही पड़ना है, दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम कुछ भी नया काम करेंगे तो दबाव तो पड़ेगा, लेकिन उस दबाव को कैसे, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे स्थायी विकास के बारे में, तो उसे हमें बैलेंस लेके चलने के लिए ही हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो ग्रीन टूरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी इसको सरकार को लेके आना चाहिए कि जो भी दर्शनार्थी हमारे केदारनाथ जा रहे हैं, उन दर्शनार्थियों को इस तरह से उनको ट्रेन किया जाए कि वो वहां पर अपना जो भी कूड़ा लेके जा रहे हैं वो कूड़ा लेके आए, वो कूड़े को वहां पर नहीं छोड़े। कुछ इस तरीके का हमें वहां पर नियम और कानून बनाने चाहिए। नहीं, मैं कूड़े की बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वहां पर बिजनेस को देखते हुए ज्यादा कंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट बन रही है, दुकानें, मकान, ये आसपास दबाव बढ़ रहा है मंदिर की वजह से। तो वो भी तो एक टूरिस्ट तो गए और आए, लेकिन उनकी वजह से जो वहाँ स्थायी लोग बस कर अपना कारोबार शुरू कर देते, तो वो पहाड़ियों पर दबाव तो बढ़ता ही है ना सर, नजदीक नजदीक। हाँ, देखिए, लेकिन देखिए क्या है कि केदारनाथ का जो एरिया है या जो क्षेत्र है, वहां पर जो टूरिज्म है या जो भी हमारे दर्शनार्थी या जो रिलीजियस टूरिज्म जिसे हम लोग बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जाते हैं। ज़्यादा जो जिसके लिए अब अगर आप यही बात करेंगे तो वैष्णो देवी में आज नहीं, सालों से, 25 साल से वहां पे लाखों दर्शनार्थी रोज में जाते हैं, और रोज में जाते हैं और साल भर जाते हैं। वहां पे तो ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सावन के महीने में जाएंगे या किसी एक पर्टिकुलर समय में जाएंगे। वहां तो हम लोग देखते हैं कि 31 दिसंबर की रात में भी इतनी ठंड थी, लेकिन कितने लाखों दर्शनार्थी वहां पर थे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उन धार्मिक जो स्थान है उसके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन वर्क या वो बनते उसकी वजह से नहीं हुआ, ये जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो और जो, लेकिन ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वहाँ पे जो हमारे दर्शनार्थी जा रहे हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन होता है हमारे जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी हमें ये ग्रीन टूरिज्म को लेके आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाबद्ध तरीके से बसावट हो जहाँ भी हो, खासकर ऐसे सेंसिटिव एरियाज में जहाँ भूस्खलन होते हैं या कच्ची पहाड़ियां है ना। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो रीलोकेशन की बात की जा रही है, ये क्या आपको लगता है यही एक आखिरी उपाय है? हो पाएंगे इतने सारे लोग रीलोकेट कहीं और? रीलोकेशन के लिए हाँ, अब ये तो सरकार को अपने नियम परियोजना बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कि किसी को भी कोई भी छूटे नहीं पीछे और सबको बराबर से उनको रीलोकेट कर सकें वो। और ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा सरकार के लिए कि वहां से वो रीलोकेट कर पाए। रीलोकेट करने से फर्क पड़ेगा? पहाड़ियां टूटना, दरार आना बंद हो जाएंगी वहां? देखिए, दरारें तो आएंगी अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, अगर वहां पे ब्लास्टिंग होगी तो दरारें तो आएंगी, लेकिन उन दरारों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नहीं होगा। इंसानों पर जो नुकसान हो रहा है वो बच, जिनको नुकसान हो रहा है वो बच जाएंगे, जिनको नुकसान हो रहा है उनको वो बच जाएंगे। अच्छा। तो उसका जिसे हम लोग बोलते हैं ना इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, इसमें साइंटिफिक टर्म यूज होता है इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। तो इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड हो सकता है कि बढ़ता रहे या सेम रहे, लेकिन इंटेंसिटी उसी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इंटेंसिटी तो मानव सापेक्ष है ना, उसके ऊपर निर्भर करती है। उसको नुकसान हुआ तो इंटेंसिटी बढ़ी और नहीं तो कम। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल सर ये है कि अब इसका किया क्या जाना चाहिए, समस्या है आगे ऐसी ना हो? तो इसके लिए मेन चीज यही है कि हमें एक तो आप इन लोगों को जो कि वहां पर ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है उनको तो आप रिलोकेट करिए ही करिए, लेकिन आगे जो भी हम परियोजना बनाए, पहला पॉइंट हमारे पास सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स का हो या वैष्णो देवी का हो, जो भी है ये हमारे पास सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। इनकी हमें अध्ययन करने के बाद एक प्रॉपर परियोजना को शुरू करने के पहले एक प्रॉपर वैज्ञानिक
रिसर्च के बेस पे एक अनुसंधान करके, हमें अध्ययन करके हमें इस ऐसी परियोजना को वहां पर क्रियान्वित करना शुरू करना चाहिए। आगे दूसरा चीज ये है कि हमें एक जैसे बोलते हैं कि ग्रीन टूरिज्म है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे परियोजनाओं को लाना चाहिए। डॉक्टर श्रेष्ठ तायल, आपने समय दिया और पूरे विस्तार से बताया, उपाय भी बताए, कारण भी बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे टेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर इकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेष्ठ तायल, जो बता रहे थे कि जोशीमठ में दरारें आने के क्या कारण हैं। और उन्होंने कहा कि बेशक आबादी का जो घनत्व है, बोझ है, वो बढ़ता है, उसका भी असर पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि परियोजनाएं जो बन रही हैं, बड़ी परियोजनाएं, उनमें अनुमान लगाने में कहीं चूक हुई होगी, उसके रिपरकशंस का अनुमान लगाने में, या योजनाएं पूरी तरह से ढंग से क्रियान्वित नहीं की गई होंगी। और दूसरा उन्होंने जो उपाय के तौर पे कहा, वो ये कहा कि जब भी परियोजनाएं बने, तो जैसे वेस्टर्न घाट पर वो रेलवे परियोजना बनाई गई थी, या वैष्णो देवी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उस तरह से पहले पूरा अध्ययन और अनुमान लगाने के बाद अगर हम बड़ी परियोजनाओं पर किसी तरह का काम करते हैं या ब्लास्टिंग करते हैं, तो इम्पैक्ट कम से कम पड़ना तय है। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।